प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने रीतिकाल के नामकरण और उस पर विभिन्न जो साक्ष्य थे या मत थे, उन मतों का हमने विश्लेषण किया। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए रीतिकाल के जो अलंकृत काल और श्रृंगार काल के अलावा नाम हैं, उन नामों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस युग के साहित्य को श्रृंगार काल के नाम से व्यक्त किया था और उनके इस मत में कुछ खामियां भी थी, जिनका विश्लेषण हमने किया। उसी श्रृंखला में कुछ कवि गोप, रसरूप, सेवादास ऐसे भी हुए जिनकी मूल प्रवृत्ति श्रृंगार रस वर्णन नहीं है, अपितु काव्यांग निरूपण है। उन्होंने लिखा, भाषा भूषण ग्रंथ को जो देखे चित्त लाभ, विविध अर्थ साहित्य रस ताहिसक दर्शाए। ये भाषा भूषण नामक ग्रंथ में जसवंत सिंह ने लिखा था। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त वीर, भक्ति एवं नीति से युक्त काव्य भी पर्याप्त मात्रा में रचा गया। अतः श्रृंगार काल नामकरण इस युग की समस्त प्रवृत्तियों को अपने में न समेट पाने के कारण स्वतः संकुचित स्वीकार हो जाता है। तीसरा जो नाम है वो है कलाकाल। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कलाकाल नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। डॉक्टर वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में इस युग के साहित्य को कलाकाल कहा है। उनके अनुसार इस युग में काव्य के कला पक्ष पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है, या कहें कि यह काल काव्य कला के उत्कर्ष का प्रतीक है। इस प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने कला काल संबंधी रीतिकाल के नामकरण का जो मत था वो हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इस मत की समीक्षा रीतिकालीन साहित्य में कला पक्ष की प्रधानता देखकर भी इसे कला काल कहना भी असमीचीन है। तथ्य तो यह है कि साहित्य के भाव पक्ष और कला पक्ष परस्पर इस प्रकार संपृक्त होते हैं कि उनमें विभाजक रेखा खींचना कठिन व्यापार है। और फिर इस काल के साहित्य में हृदय पक्ष का उद्घाटन भी अत्यंत अनुपम है। मिश्र बंधुओं के शब्दों में भावों का कोश वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करने की शक्ति इन्हीं कवियों में थी। घनानंद के स्व संबंध में कहे हुए शब्द एकमात्र सत्य हैं। लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। इस प्रकार से घनानंद ने अपनी काव्य रचना के माध्यम से अपने स्वयं के भावों को स्वीकार किया है। नंबर 4 जो नाम है वो है रीतिकाल। आचार्य शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल के नाम से अभिहित किया है। इस युग के कवियों ने अधिकतर रीति ग्रंथों की ही रचना
की है। रीति निरूपण की यह प्रवृत्ति भक्ति काल में ही पनप गई थी, जिसका विकास इस युग में हुआ। नंददास, केशव, रहीम, सुंदरदास आदि ने भक्ति काल में ही रीति ग्रंथों की रचना की थी। इस काव्य की इस नामकरण की समीक्षा। रीति विशेषण का यह प्रयोग 100% उचित न हो, परंतु अलंकृत कला एवं श्रृंगार काल की अपेक्षा यह नाम अधिक वैज्ञानिक और उपयुक्त है। इस नामकरण के विषय में तर्क दिया जा सकता है कि बोधा, आलम, ठाकुर आदि कवि इसमें नहीं आते। इन्होंने किसी काव्यांग का विवेचन नहीं किया। इसके लिए यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक काल में एक दो प्रवृत्तियां मुख्य प्रवृत्ति के साथ साथ चलती है, जिसके कारण उस काल का नामकरण प्रभावित नहीं होता। जैसे कि आधुनिक काल में काल काव्य भी रचा गया, पर गद्य काल नाम बदला नहीं जा सकता। इन सभी मतों का विश्लेषण होने के उपरांत जो विद्वान हैं वो इस निर्णायक मत पर पहुंचे हैं कि संपूर्ण नामों के विवेचन के पश्चात हमें आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया रीतिकाल नाम ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है। विषय चयन की दृष्टि से इस काल को रीतिकाल कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से अपना मत निर्धारित करने की कोशिश की है। श्रृंगार रस की प्रधानता तो इस काल में असंदिग्ध है, परंतु हमें स्मरण रखना होगा कि वह श्रृंगार रीति के परिवेष्टन के रूप में आया है। इस साहित्य में प्रमुखता रीति की ही है। इस साहित्य में प्रमुखता रीति की ही है। इस युग के अधिकतर कवि रीति से बंधकर चले रीति मुक्त एवं रीति सिद्ध कवियों की पृष्ठभूमि में भी रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का प्रौढ़ ज्ञान निहित है। इस विषय में डॉक्टर भागीरथ मिश्र के निष्कर्ष को उद्धृत करना अधिक संगत प्रतीत होता है। कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है। श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की उपेक्षा होती है। रीति काल कहने से प्राय कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। इस प्रकार से सर्वसम्मति से सभी हिंदी साहित्य के विद्वान, समीक्षक, अध्येताओं ने रीतिकाल का नामकरण रीतिकाल के ही नाम से किया है। निष्कर्ष: उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर मध्यकाल के नाम को लेकर सभी विद्वान एक मत नहीं है, किंतु रीतिकाल एक ऐसा नाम है जिस पर अधिकांश विद्वान सहमत हैं। यद्यपि यह व्यापक अर्थ वाला नाम भी रीतिकालीन काव्य को पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति देने में सक्षम नहीं है, किंतु नवीन शोध के पूर्व तक आचार्य शुक्ल का यह नामकरण असंगत एवं असमीचीन नहीं है। अतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा मध्यकाल को दिया गया रीति काल नाम आज सभी को स्वीकार है। धन्यवाद।